ऐसे लिखें, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना थ्रू किसके थ्रू? ग्लास स्लैब। ठीक, तो ग्लास स्लैब ये क्या बन गया जी? ये देखो जी, गलत बन जाता है कई बार, ये बनना चाहिए ग्लास स्लैब। बेटा आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर शेप में कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ एक मोटा सा स्लैब होता है। स्लैब यानी कि एक तरह की ब्रिक होती है जो कि ज़्यादा थिकनेस की नहीं होती है, पतली सी होती है। लेकिन ये आपने अपने लेबोरेटरी और उसके अंदर देखा होगा, कई बार ग्लास का एक ब्रिक छोटी सी पड़ी रहती है, उसी को हम ग्लास स्लैब कहते हैं। और इस ग्लास स्लैब को हम यहाँ पे बनाएंगे, ग्रीन कलर से बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। और ये देखिए, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर फेस होता है ग्लास स्लैब का, है ना। और इसी तरीके से हम ग्लास स्लैब को बना लेंगे। और ग्लास स्लैब की बेटा थिकनेस होती है, और ये थिकनेस जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, तो ये थिकनेस हो गई ग्लास स्लैब की, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है ग्लास स्लैब में बेटा, एक फेस से रे एंटर करती है और दूसरी फेस से बाहर निकलती है। इस वाले फेस से रे एंटर करेगी और उसके बाद ग्लास स्लैब के अंदर ट्रैवल करके ये वाली फेस से क्या करेगी? बाहर निकलेगी। तो बेटा जहां से एंटर करती है उसको इंसिडेंट सरफेस कहते हैं, और जहां से रे बाहर निकलती है उसको इमर्जेंट सरफेस कहते हैं। तो हम चाहे तो लिख भी देते हैं, यहां पे इसको हम लिख देंगे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट सरफेस, जहां से रे अंदर एंटर करेगी, और इस वाले को हम कहेंगे इमर्जेंट सरफेस, यहां से रे एक्चुअल में बाहर निकलेगी, तो इसको हमने इमर्जेंट सरफेस कह दिया। ठीक है, ग्लास स्लैब में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस दोनों पैरेलल हैं। दिख रहा है आपको? बड़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत अच्छा है, मैं समझ गया क्या क्वेश्चन आ रहा है, कि सर अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं हुए तो? बिल्कुल सही, अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं हुए बल्कि एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन होके मीट करेंगे, बेटा वो बन जाएगा प्रिज्म, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो कई बार होता क्या है कि बेटा जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, प्रैक्टिकल में खासकर जब एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा लेता है, कई बार मैं जाता हूं तो वाइवा लेता हूं, तो मैं ये चीज़ ज़रूर पूछता हूं बच्चों से कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्लास स्लैब एंड अ प्रिज्म। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फर्क पता होना चाहिए कि ग्लास स्लैब और प्रिज्म में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ग्लास स्लैब में इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल होंगे, जबकि प्रिज्म में ये एक सर्टेन एंगल पे मीट करेंगे, और जिस एंगल पे ये मीट करेंगे उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। ये आगे चल के हम देखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बीच में। चलिए ऐसा करते हैं कि अब हम कुछ इसके लिए नॉर्मल बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने इसका नॉर्मल यहाँ बना लिया, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और ये दूसरा नॉर्मल बना लिया। दो नॉर्मल हमने बना लिए, डॉटेड से मतलब नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे? रे को इंसिडेंट कराएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि रे को हम वाइट कलर से डिनोट करते हैं, और ये देखिए रे इंसिडेंट हो गई, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई। ठीक, अब ये इंसिडेंट सरफेस पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, तो जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना बेटा? क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल? क्योंकि बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एयर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये मीडियम कौन सा है बेटा? एयर है, और ये मीडियम जैसा कि आप जानते हैं ग्लास हो गया,
और ये दोबारा यहाँ पे मीडियम जो हो गया वो एयर हो गया, है ना। तो रे सबसे पहले क्या करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगी और आई बनाते हुए ये एंटर करेगी इस पॉइंट से, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, और उसके बाद बेंडिंग हो गई तो बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे, है ना। अब आप देखिए ये कुछ जेड सा बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी एंगल आर हो गया। तो जो फर्स्ट सरफेस का क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, वही सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, यानी कि आर हो गया। अब रे इस पाथ से जा रही थी, तो हम जिस पाथ से ओरिजिनली ये जा रही थी उसको हम डॉटेड से बना लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए रे इस पाथ से जाने वाली थी, है ना, ये देखिए ऐसे गई ना, सीधी ऐसे जाने वाली थी, ठीक। लेकिन चूंकि ग्लास स्लैब आ गया तो रे क्या कर गई, बेंड कर गई, और किधर की तरफ बेंड कर गई बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपको पता है। अब रे क्या करेगी, जब ये रे बाहर निकलेगी तो अब ये दोबारा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी, क्योंकि अब ये डेंसर टू रेरर जा रही है, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है। तो ये देखिए रे अब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कर गई और एक्चुअल में ये इसके पैरेलल होगी, मतलब जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी उसी के पैरेलल अब इमर्जेंट रे हो गई। लेकिन फर्क ये हुआ कि ये रे लैटरली शिफ्ट कर गई, है कि नहीं, लैटरली यानी कि बगल में शिफ्ट कर गई, तो इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम यहां पे बना लेंगे ये डबल एरो से, ये देखिए, नहीं इसको कलर तो हम पीला ही रखेंगे वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है साहब, अरे कोई बात नहीं, इसको दोबारा इसी कलर से बना देंगे, ये देखिए हो गया। तो ये जो हो गया इसको हम y कहेंगे, तो y जो है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक्चुअल में जब रे ग्लास स्लैब के थ्रू जाती है तो होता क्या है, वो लैटरली डिस्प्लेस कर जाती है, जानी यहां से थी लेकिन अब वो यहां से जाने लग गई, तो y जिसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो, अगर आप एंगल्स की बात करें तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये एंगल अगर I है, ये R है, तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, I माइनस R होगा, है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और ये Y है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। हम इसको क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को मार्क करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये L मार्क कर देंगे इस पॉइंट को, और इसको M मार्क कर देंगे, इसको N मार्क कर देंगे, और इसको N डैश कर दें। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, सारे पॉइंट्स हो गए। अब आप देखिए एक तो ट्रायंगल ये बन गया, बन रहा है ना, और एक ट्रायंगल ये बन गया। हम क्या करेंगे, इस y का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, यानी कि जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है उसको डिराइव करेंगे। तो पहले तो हम यहां पे लिख लेंगे y जिसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और T जिसको हम कहते हैं, ये हो गई थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, है ना। ये दो चीजें हमारे पास है जिसको हमने डिफाइन किया, ये गिवन है और ये हमको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं इसको डिराइव कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले, L N N डैश, तो L N N डैश ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो राइट एंगल देखिए कहां पे बन रहा है, ये देखिए N डैश पे बन रहा है ना राइट एंगल, ये दिख रहा है, ठीक। अब आप यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ लेते हैं LN, तो ये जो आपका हो गया y, तो y हो गया परपेंडिकुलर, LN हो गया हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन LN, y को पीले कलर से लिखेंगे,
तो y अपॉन एल एन, बेटा बताओ ये हो गया ना y और ये हो गया एल एन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन ऑफ दिस एंगल जो कि I माइनस आर है, तो ये हो जाएगा साइन, क्या भाई क्या गलत गलत लिखते चलते हैं हम भी, I माइनस आर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहां से हमको y मिल गया एल एन साइन ऑफ I माइनस आर। बेटा क्लियर हो गया है ना। अब ये थोड़ा सा ऊपर ही लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा लिख दिया है। क्लियर। अब ln को हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये चीज तो गिवन नहीं है। गिवन क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो बेटा इस ln को ग्लास स्लैब की थिकनेस के टर्म्स में लिखेंगे। तो अब जिस प्रकार से यहां पे हमने ये ट्रायंगल लिया था ना बेटा, ये वाला लिया था, अब हम उसी प्रकार से इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे बेटा? एल एम एन। तो इन ट्रायंगल एल एम एन, ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब की बार। ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल जैसा कि आप जानते हैं आर है, और ये देखिए लेंथ एल एम जो है वो थिकनेस टी हो गई। तो अगर आप देखें एल एम अपॉन एल एन, ये बराबर हो जाएगा कॉस आर के। होगा कि नहीं होगा? एल एम बेस हो गया, एल एन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ आर हो गया। तो यहां से एल एम तो टी थिकनेस हो गई, तो ये बराबर यहां से अगर हम देखें तो एल एन बराबर हो जाएगा टी अपॉन कॉस ऑफ आर। होगा कि नहीं होगा बेटा? बताओ। एल एन की जगह तो हमने टी रख दिया, और एल एन बराबर टी अपॉन कॉस आर हो गया। अब इस एल एन की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल एन, ये वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। ठीक है ना बेटा? तो ये आपका हो जाएगा t अपॉन कॉस ऑफ आर, और आगे एंगल हो गया साइन ऑफ I माइनस आर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। पहला फॉर्मूला आ गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो बेटा कंसेप्ट ये बना कि जो ग्लास स्लैब है वो रे को लैटरली डिस्प्लेस कर देता है, बगल में खिसका देता है, और ये फिनोमिना हमको देखने को मिलता है किसके केस में? ग्लास स्लैब के केस में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।